हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। तो चलिए जल्दी से सभी लोग अगर आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। तो चलिए जल्दी से सभी लोग अगर आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। एक बार बताएंगे मेरी आवाज और वीडियो आप लोगों को प्रॉपर सुनाई दिखाई दे रहा है क्या? ओके। साक्षी, अभिषेक, अरबाज, आकाश, विकास, जय हिंद बच्चों। और सबसे पहले आप सभी बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर। और इस नए साल में आप सभी लोग कुछ बढ़िया करें, और बढ़िया करने का मतलब एक ही है, क्योंकि जो आपका टारगेट है वो अभी एनडीए है, सीडीएस है। और ये आपको इसमें बिल्कुल सफलता मिले। मैं आप भगवान से ही मनाऊंगा कि जल्दी जल्दी आप सभी लोग सिलेक्शन लीजिए, सभी लोग असिस्टेंट कमांडेंट लेफ्टिनेंट बनिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो लैंडफॉर्म में हमने दो चीज पढ़ लिया था। एक तो पानी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति क्या होती है। ठीक है। विंड के द्वारा निर्मित स्थलाकृति क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे ग्लेशियर, ग्लेशियर लैंडफॉर्म। ठीक है, तो चीजों को ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाते हुए हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर इमेज के साथ समझाऊंगा। इसमें मैं आपको प्रॉपर इमेज के साथ समझाऊंगा कि कैसे कैसे रहेगा। तो मैं इमेज भी ओपन कर ले रहा हूँ, पीपीटी अपना। ग्लेशियर के द्वारा निर्मित स्थलाकृति की हम बात करते हैं। देखो, ये सब चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। मशरूम रॉक क्या होता है, ज्यूगेन क्या होता है, यार्डान क्या होता है, इंसेलवर क्या होते हैं, ये सब। मेसा क्या होता है, बटे क्या होता है, और ये ऑसिस भी मैंने आपको बताया था। ये सब मैंने एक्सप्लेन किया था। बरखांस लोएस। तो आज हम ये पढ़ेंगे ग्लेशियर लैंडफॉर्म। तो जैसे देखो, यहाँ पर आपने देखा होगा कई बार लोग ऐसे पर्वतों पर जो जाते हैं, वो ऐसे पहाड़ों से होते हुए किनारे किनारे होकर जाते हैं। इसका भी कुछ नाम है, और ये कैसे बनता है ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक। ये अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको दिखाया था कि मतलब सर्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि पहाड़ों पर जो एक कटोरे के शेप का जो बाउल शेप एक स्ट्रक्चर पाया जाता है ग्लेशियर वाले क्षेत्र में, उसे क्या कहा जाता है। तो ग्लेशियर वाले क्षेत्र में जो बाउल शेप स्ट्रक्चर है, जो चारों तरफ माउंटेन है और बीच में एक ये गड्ढा सा भाग है, इसे सर्क कहा जाता है। यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो इसको सर्क लेक कहा जाता है। ठीक है। सर्क क्या होता है, ये सब। ये सर्क बना कैसे थी पूछेंगे आपसे। इसके अलावा हॉर्न, एग्जाम में हॉर्न लिखा हुआ ही आ जाता है हिंदी में। तो पर्वत आपने बचपन में भी पर्वत क्या किया होगा, बचपन में भी बहुत सारे डायग्राम बनाए होंगे, जिसमें पर्वत हमेशा ऐसा नुकीला थोड़ी होता है। ऐसे भी होगा, ऐसे भी हो गया, ऐसे होगा। अब ये जो नुकीला वाला भाग है ना, इसको क्या कहेंगे, हॉर्न कहेंगे। इसको हॉर्न कहेंगे। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको पहले ही क्लास में लैंडफॉर्म के बताया था, यू शेप वेली और वी शेप वेली क्या।
तो वी शेप वैली मैंने उस समय बताया था कि आपको नदियों के द्वारा बनता है, लेकिन यू शेप जो घाटी होती है, यू शेप घाटी कैसी होगी, ये आपको दिख रहा है, ये सब। और जो वी शेप होगा ना, ये बिल्कुल नुकीला सा होगा ऐसे। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे होगा नुकीला सा। ये वी शेप घाटी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये अभी जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये वाला और ये वाला यू शेप। आप ये मत सोचना कि सर आपने तो ग्लेशियर पढ़ा रहे हो, यहाँ पर तो हरा भरा दिख रहा है, यहाँ पर ग्लेशियर तो दिख ही नहीं रहा है। तो भाई घाटी तो तभी दिखेगी ना जब ग्लेशियर वहां पर नहीं रहेगा। जब ग्लेशियर खत्म हो जाएगा तभी तो घाटी दिखेगी, ग्लेशियर रहता तो फिर हमें घाटी कहाँ दिखती। तो जरूरी नहीं है कि आपको आज ये दिख रहा है तो यहाँ पर कभी ग्लेशियर रहा नहीं होगा। पृथ्वी कई सारे फेज से होकर गुजरा है। बहुत सारे अलग अलग युग देखे हैं पृथ्वी ने। तो आज से बहुत समय पहले यहाँ पर कभी ग्लेशियर हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर ग्लेशियर नहीं है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बना है ऐसा, ये जो ऐसी जो संरचना बनी हुई है, ये ग्लेशियर के कारण बनी हुई है। ठीक है, हैंगिंग वैली एक ऐसी घाटी जो किसी दूसरी घाटी से जाकर मिलती है, उसे हैंगिंग वैली कहते हैं। ठीक है, लटकती हुई घाटी हिंदी में देखें तो। फिजॉर्ड ये क्या होते हैं? ठीक है, इसको फिजॉर्ड भी कहते हैं, एब्जॉर्ड भी कहते हैं, दोनों कहा जाता है। ये क्या होता है मैं इसको आपको बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पर जो देख रहे हैं कोई नदी नहीं है, ये समुद्र का पानी है जो अंदर तक घुस गया है। ठीक है, गॉर्ज आपको काफी हद तक ये गॉर्ज जैसा लग रहा होगा ना, गॉर्ज जैसा लग रहा है तो, लेकिन गॉर्ज नहीं है। गॉर्ज और एब्जॉर्ड में क्या अंतर होता है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैन बच्चों जय हिंद। हाँ कस एग्जाम्पल का अब मैं हिस्सा नहीं हूँ। हाँ, थैंक यू कस। हाँ ठीक है, वो एक्चुअली में क्या था, मैं क्लास लेने के बिल्कुल स्टार्ट करने ही वाला था 12 बजे, उसको गिर गया और उसको चोट लग गई। अब इतना रो रहा था कि मैं सोचा कि कैसे क्लास लूँ। फिर मैं सोच चलो कोई नहीं, क्लास डिले हो सकती है, रुकेगी नहीं। और कल न्यू ईयर था इसलिए मैं सोचा कि चलो सब लोग सेलिब्रेट ही कर लो अच्छे से। क्या ही करना है, एक दिन थोड़ा सा ब्रेक करके कर लेते हैं, इस वजह से। चलो ठीक है, देखो ये सब हो गया। अब यहाँ पर इसके बाद ये अब डिपोजिशनल लैंड फॉर्म के बारे में आएंगे। अभी मैं ये प्रॉपर लिखूंगा, आपको कितना नोट्स में लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। अब इसकी वजह से देखो, चलो पहले इतना कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है ग्लेशियर लैंडफॉर्म। ये कई बच्चे मेरे से पूछते हैं सर ज्योग्राफी में क्या इंपॉर्टेंट है। कल भी आकाश ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था सर कि बताओ एनडीए में क्वेश्चन ज्यादातर कहाँ से पूछा जाता है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज पहले क्लियर कर दूं, ये कराता एग्जाम यूपीएससी। प्रिडिक्ट करना इतना ही आसान होता तो फिर बात ही क्या थी, है ना। यूपीएससी इसको प्रिडिक्ट करना आसान नहीं होता। तो मैं आपको पहले बता दूं, अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं आप जो है, मेरे हिसाब से, अगर जैसे मैं बोलूं कि मेरे हिसाब से आप लैंडफॉर्म पढ़ लो, आप ये टॉपिक पढ़ लो, ये टॉपिक पढ़ लो, वहां से एक भी प्रश्न नहीं आएगा। मैं बोलूं चलो ठीक है नदियां पढ़ लो, माउंटेन पढ़ लो, वहां से हो सकता है एक भी प्रश्न आए, क्योंकि ऐसा हो चुका है। इंडिया में आप कोई सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ के मत जाना कि नहीं भाई ये मैं ये पढ़ रहा हूँ यहाँ से आ ही जाएगा। अगर कोई भी ये बात बोलता है तो मैं उस किसी को भी गलत साबित कर सकता हूँ। जो ये बोल दे कि नहीं देखो यहाँ से तो पक्का आएगा, यहाँ से आ ही जाएगा, हर कोई गलत साबित हो सकता है। क्योंकि मैं भी पिछले 4-5 सालों से उसके पेपर को ट्रैक कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि हम बहुत ज्यादा जो प्रिडिक्ट करके बैठ जाते हैं, नहीं यहाँ से तो प्रश्न बनेगा ही बनेगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कुछ ही टॉपिक से तो पूरा क्वेश्चन भर देता है। लेकिन कई बार क्या होगा, उस पूरे टॉपिक से एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, ऐसा भी करता है वो। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, आप सारे ही टॉपिक को पढ़ के चलिए। और वैसे भी ज्योग्राफी कोई ये छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि आप यहाँ से अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो। मैंने आपको ज्योग्राफी में बहुत कुछ पढ़ा, एप्लीकेशन पे भी आपने, आपकी क्लासेस बहुत लंबे समय से चल रही हैं। ठीक है,
हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति, चलो देखते हैं। तो कैसे निर्माण होगा? हो सकता है ग्लेशियर ने किसी को काट रखा हो। जैसे अभी घाटी उटी कैसे बनेगा? घाटी काटने से तो बनेगा। फिर काटने के बाद उसको कहीं जमा करेगा, तो जमा करने से भी बनेगा। चलो देखते हैं फिर। सरल स्थलाकृति। विक्षेपित स्थलाकृति। ठीक है। चलो पहले अभी जितना हमने देखा था सब इरोजनल था। ठीक है। आपको एक टर्म याद रखना पड़ेगा जिससे इससे बनता है एरिटे। आप इसकी टेंशन मत लेना, एग्जाम में भी आपको ऐसे हिंदी लिखा हुआ मिलेगा, आपको यूपीएससी के। एरिटे अभी आपने देखा था, जो बिल्कुल दो साइड से ऐसे ढाल बना हुआ था, ऐसे। ठीक है। जैसे इससे लंबा सा रास्ता था ना, ये वाला। ये वाला। तो पहाड़ों के ऊपर जो रास्ता था जिसके दोनों तरफ ढाल था, तो ये पहाड़ों के ऊपर से जो रास्ता है पूरा का पूरा, इसे क्या कहते हैं? ठीक है, इसे पूरा का पूरा क्या कहते हैं? यही है एरिटे। ठीक है। अभी आपने क्या देखा था? और हॉर्न। गिरीश रिंग भी हिंदी में लिखा था, लेकिन मैं आपको बता दूं यूपीएससी आपको डायरेक्ट इंग्लिश में, हिंदी में भी हॉर्न लिखा हुआ ही मिलेगा। हॉर्न क्या था? अभी आपने देखा था जो पर्वतों की चोटी थी कुछ इस तरीके से। ठीक है। हाँ साक्षी, बिल्कुल यहाँ पर ना आपको सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। मतलब आप सोचो कि नहीं, आप नॉर्मल ऊपर ऊपर एसएससी टाइप की तैयारी करके आप सीडीएस और इंडिया के क्वेश्चन हिला लोगे तो आपसे हिलेगा नहीं फिर वो। ठीक है, आप लोग कोई ऑर्डिनरी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको संघर्ष भी बड़ा करना पड़ेगा, मेहनत भी ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आप जैसे मान लो बोलो हाँ चलो दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, ये सब एग्जाम जो है सब एक जैसे होते हैं, चलो उनका एक का सिलेबस कवर करो तो कई का सिलेबस कवर हो जाता है। लेकिन आपका सिलेबस बिल्कुल यूनिक है। जब आप एनडीए सीडीएस की तैयारी करते हो ना, तो आपका सिलेबस सिर्फ यूपीएससी से ही मैच करता है, क्योंकि यूपीएससी आपका पेपर कराता है, तो आपकी तुलना सिर्फ यूपीएससी की एग्जाम से हो सकती है। आप अपनी तैयारी करके जो यहाँ पर आप पढ़ते हो, आप देखोगे आपने बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर आपने प्रॉपर लेवल कवर कर रखा है तो आप सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन को भी हिला दोगे अच्छे से। सिविल सर्विसेज के भी बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। तो आपकी तुलना सिर्फ यूपीएससी से ही हो सकती है, क्योंकि आप तैयारी उसी चीज की कर रहे हो और आपका एग्जाम में लेवल भी वही आता है। ठीक है, आप तैयारी बड़ी चीज की कर रहे हो और आपका पोस्ट भी बड़ा रहेगा, तो आपको तैयारी भी उसी लेवल की यूपीएससी मांगता है आपसे। फ्री में आपको इतनी बड़ी पोस्ट नहीं देने वाला वो। अरीटे हो गया, हॉर्न हो गया, हैंगिंग वैली भी आपने देखा था, लटकती हुई घाटी। देखो ये सब टर्म आपको रटने पड़ेंगे। हॉर्न का कोई एग्जाम्पल नहीं है, आपको जैसे देखते हो ना सींग होता है ना, गाय भैंस की सींग होती है ना, गाय भैंस की सींग होती है, ये सींग इसको भी क्या कहते हैं? हॉर्न कहते हैं। तो बस ये हॉर्न क्या है? नुकीला सा है, तो यहाँ पर हॉर्न ये हो गया। हैंगिंग वैली मतलब लटकती हुई घाटी। लटकती हुई घाटी। चौथा, एरिटे हो गया, हॉर्न हो गया, हैंगिंग वैली हो गया। इसके अलावा यहाँ पर अभी आपने जो देखा था, ठीक है, यू सेप वैली। ठीक है, यू आकार की घाटी।
यू आकार की घाटी। इसके अलावा सर्क, अभी आपने देखा था सर्क। सर्क कटोरे के, देखो ये जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया ना, ये सब डायग्राम आपको दिमाग में होना भी चाहिए। उसी से आप सारी चीजों को थोड़ा इमेजिन कर पाओगे। तो यहाँ पर अभी आपने देखा एरिटे, सारा का सारा डायग्राम बना अभी दिखाया था मैंने आपको। देखो एरिटे हो गया। ये जो पूरा का पूरा ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, हो सकता है पर्वत पहले जब बना था ये बिल्कुल ऐसे रहा हो, ऐसे। लेकिन जब यहाँ पर ग्लेशियर जमा हुआ तो ग्लेशियर क्या हुआ, जब ग्लेशियर खत्म हुआ तो ग्लेशियर क्या हुआ, नीचे की तरफ सरकता चला गया। ग्लेशियर नीचे की तरफ सरकता हुआ चला गया। इसी वजह से क्या हुआ, ये भाग पूरा का पूरा बिल्कुल शार्प हो गया। तो यहां से लेकर ये पूरा देख रहे हो, ये पूरा एरिटे है। ये देखो यहाँ पर एक इंसान घूम रहा है, ये ये पूरा एरिटे है। और जब यहाँ पर हम हॉर्न सर्क की बात करें, सर्क देख रहे हो, इसके चारों तरफ पहाड़ियां होंगी। ये बिल्कुल पर्वत भाग पे, ऐसा नहीं कि यहाँ पर जमीन पर बिल्कुल मैदानी भाग में, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है। एक से चलो ठीक है, तो यहाँ पर सर्क अभी आपने जो देखा, ये सर्क हो गया। इसके बाद हॉर्न, अभी आपने देखा ना, मैंने आपको क्या बोला था कि जैसे कि हम लोग डायग्राम बचपन में बनाते थे। ठीक है, पर्वत को हमेशा कुछ इसी तरीके से आज भी बनाते हैं लोग। ये 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 अगर कोई पर्वत, देखो इसे हॉर्न नहीं बोले, ये हॉर्न नहीं है। ठीक है, हॉर्न क्या है, ये जो नुकीला सा भाग है इसे क्या कहेंगे, हॉर्न। कैसे बन गया ये इतना नुकीला सा, वैसे कैसे उठ गया जाएगा, जब ये पर्वत बन रहा था तो क्या बिल्कुल ऐसे नुकीला सा बनेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये लगातार ग्लेशियर ने इसका इरोजन किया है, ग्लेशियर इसको लगातार किनारे किनारे से काटता गया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा शार्प हो गया। ठीक। इसके अलावा ये यूसेफ वैली की बात हमने कर लिया, हैंगिंग वैली की बात कर लिया। अब ये लास्ट इसमें जो बता है बचा इरोजनल में। ठीक है, फिजोर्ड। अब ये फिजोर्ड होता क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको रियल में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा कहाँ पर, पोलर रीजन में। खास तौर पे नॉर्वे, नॉर्वे में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। आपके इंडिया में भी मिलेगा क्या, बिल्कुल नहीं। इंडिया में देखो, ऐसा देश जहां पर ग्लेशियर समुद्र के किनारे तक जमा हो जाए, वहां पर आपको ये फिजोर्ड देखने को मिलेंगे, फिजोर्ड देखने को मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर भारत इक्वेटर के काफी पास में है, तो यहाँ पर गर्मी काफी ज्यादा होती है, तो यहाँ पर तटों के किनारे ग्लेशियर बनने की कोई संभावना है ही नहीं। इस पूरे क्षेत्र में आपको कहीं भी ग्लेशियर नहीं मिलेगा, तटीय क्षेत्रों में, समुद्र से लगे एरिया में। और समुद्र से लगे एरिया में अगर ग्लेशियर बनेगा तो ही जो है आपको फिजोर्ड देखने को मिलेंगे। आते हैं हम नॉर्वे पे। ठीक है, नॉर्वे ये हो गया। इसको मैं थोड़ा सा ये इमेज में ले जा रहा हूँ। अब देख लो यहाँ पर किनारे किनारे पूरा ग्लेशियर आपको दिख जाएगा। क्यों किनारे किनारे ग्लेशियर दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये ध्रुवीय क्षेत्रों में पड़ रहा है। यहाँ पर तापमान बहुत कम होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये किनारे किनारे तक पूरा ग्लेशियर बन जाएगा। अब आते हैं,
तो जैसे यहाँ पर, जैसे मान लो ये हो गया, ये सब गड्ढे देख रहे हो, ये सब जो देख रहे हो ना, ये वाला पूरा, ये सब हो गया, ये पूरा हो गया। हम्म, ये सब हो गया। देखो ये शॉर्ट में देखो यहाँ पर लिखा है, जैसे देखो एफ जोड़, ये सब लिखा हुआ है ना, देखो ये पूरा पूरा, तो ये सब बना कैसे है? तो मैं देखो यहाँ पर जो बताना चाह रहा हूँ, देखो जैसे ये पूरा का पूरा, यहाँ पर पहले क्या था, यहाँ पर पहले ग्लेशियर हुआ करता था। आज से काफी समय पहले यहाँ पर क्या था, पूरा का पूरा ग्लेशियर हुआ करता, पूरा ग्लेशियर था ये पूरा ग्लेशियर थे। अब हमें पता है कि समय आज से जैसे मान लो कि ग्लेशियल जो इरा था, अ, ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ पर ग्लेशियर पिघल गया। अब ग्लेशियर जब पिघलेगा तो क्या होगा, यहाँ पर पहले ग्लेशियर था तो यहाँ पर समुद्र का पानी नहीं आ पाया था, क्योंकि ये जगह पहले से भरी हुई थी। और ग्लेशियर जब पृथ्वी का तापमान बढ़ता चला गया और ये ग्लेशियर पूरा का पूरा पिघल गया, तो ये जगह क्या हो गई, ये एक यू शेप की घाटी बनी। और जो यू शेप की घाटी बनी, ये पूरा पूरा जगह खाली हो गया। पूरा जगह खाली होने के बाद क्या होगा, समुद्र का जो पानी है, ये पूरा का पूरा समुद्र का पानी यहाँ तक घुस गया। ये पूरा समुद्र का पानी घुस गया। ठीक है। तो एफजोर्ड क्या होता है, फिजोर्ड क्या होता है, ये तटीय क्षेत्रों से लगे हुए वो भाग होते हैं जो कि ग्लेशियर के पिघलने से बनते हैं, और जहां पर समुद्र का पानी पूरा अंदर तक आ जाता है। इस तरह की संरचना को फिजोर्ड कहा जाता है। तभी आपने जो यहाँ पर डायग्राम देखा ना, हमें देख के ये लग रहा होगा कि ये तो सर, ये सब, ये तो नदी जैसा लग रहा है। बट ऐसा नहीं है, ये कोई नदी नहीं है, ये समुद्र का पानी ही है। पहले यहाँ पर कभी ग्लेशियर हुआ करते थे, कभी यहाँ पर ग्लेशियर हुआ करते थे, लेकिन समय पृथ्वी का तापमान बढ़ने की वजह से ग्लेशियर यहाँ पर खत्म हो गए, और जो समुद्र का पानी था वो पूरा का पूरा यहाँ पर घुस गया। ये समुद्र का पानी है। सेम ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा जब हम गॉर्ज की बात करते हैं। तो गॉर्ज तटों के पास में नहीं पाए जाएंगे। देखो ये भी गॉर्ज, ये गॉर्ज आपको पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते हैं। ये तट, ये जो है समुद्र के किनारे नहीं मिलेगा। और इसको ग्लेशियर ने नहीं बनाया है। ठीक है, जैसे ये हो गया, ये देखो, इसको नदी ने काट के बनाया है, और ये नदी का पानी है। जो फिजोर्ड है देखो, उसमें भी क्या आपको इधर उधर पहाड़ ही दिखेगा, लेकिन उसमें समुद्र का पानी घुसा हुआ है। दोनों में फर्क ये पड़ता है, ये जो है तट के किनारे पर नहीं मिलेगा, और फिजोर्ड क्या, तो तट के किनारे पर मिलेगा, अभी तो समुद्र का पानी घुसेगा। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ये आपको 6 चीज याद रखनी है, इरोजनल लैंडफॉर्म है ग्लेशियर। हाँ, विकास कोई बात नहीं, तो उद्योग आपने पढ़ा ही नहीं है ना, तो कोई वो नहीं है। थैंक यू आकाश। हाँ, सारे क्वेश्चन फंसेंगे, बस आप लोग पेशेंस बनाए रखना। देखो वही मैंने आप लोगों को बोला था ना, फ्री की चीजें जब आती है ना, तो सेम चीज कोई कितना भी इंपॉर्टेंट हो मतलब नहीं होता। लेकिन जब इंसान पैसा जहां लगाता है ना, उसका महत्व तो पैसे की वजह से बढ़ जाता है। और फ्री में जब वही चीज मिलने लगे ना, तो वहां पर उस चीज की उतनी अहमियत नहीं रहती है। इसके एग्जाम्पल यहीं पर दिख रहा है। चलो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की हम बात करते हैं। तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म मतलब, अब ग्लेशियर ने जो कुछ काटा पीटा है, तो जब ग्लेशियर नीचे, जैसे मैंने बोला कि नीचे, चलो नीचे इसको काट कर, ग्लेशियर ने पहाड़ी को काट कर आगे बढ़ गया वो। तो जब पहाड़ी काट कर आगे बढ़ गया होगा, तो अपने साथ बहुत सारी चीजों लेकर गया होगा। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर जो घाटी देखा अभी आपने, ये वाला, चलो यू शेप घाटी बनाया, तो वही यू शेप जो घाटी बनाया, उसने यहाँ से पहाड़ को काटा, यहाँ से पहाड़ को काटा, यहाँ से पहाड़ को काटा, काट के ले तो गया होगा ना आगे। अगर नहीं ले गया होता फिर यहीं बचा होता वो तो। यहाँ तो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ले गया होगा, हाँ तो ठीक है। तो ये काट पीट कर जो आगे ले गया होगा, आगे ले जाकर जमा किया होगा, अलग अलग प्रकार की उसने स्ट्रक्चर बनाए होंगे। तो उन स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो वो डिपॉजिट करने से बनेगा, इसलिए इसको डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कहा जाएगा। तो अब हम निक्षेपित भूरूप की हम बात करेंगे ग्लेशियर के द्वारा। ये हिंदी में लिख दिया था मैंने, मतलब मोर इनको क्या कहते हैं ये सब कुछ टर्म।
तो टोटल यहाँ पर इतना स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें कि जहां पर इतना सारे स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ग्लेशियर पूरा का पूरा क्या करेगा, यहाँ से धक्का मार कर लाएगा, धक्का मार कर लाएगा और पूरा यहाँ तक चीजों को जमा करेगा। देख के नहीं लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कोई वाइप किसी ने ऐसे मतलब कुछ लेकर ऐसे उसने पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रेशर लगाया हो, और प्रेशर लगा के धक्का दिया और सारा का सारा मटेरियल आकर यहाँ पर छोड़ दिया हो। फिर धक्का मारा हो यहाँ से लेकर यहाँ तक धक्का मारा, फिर लाकर यहाँ पर पूरा पूरा मलबा जमा कर दिया। हाँ, तो ऐसा ही हुआ है। और धीरे धीरे करके फिर यहाँ से ग्लेशियर जमा करता चला गया और ग्लेशियर पीछे हटता चला गया। क्योंकि जब ग्लेशियर जमा होता है ना, देखो यहाँ तक ग्लेशियर आ चुका था पहले, यहाँ तक पूरा का पूरा ग्लेशियर आ चुका था। तो ग्लेशियर आगे खिसकते हैं। ग्लेशियर कैसे खिसकते हैं आगे? देखो, आप ये मत सोचना ऊपर से जो है कोई बर्फ पिघलेगा नहीं, बर्फ नीचे से पिघलेगा। अगर बर्फ नीचे से पिघल रहा है ना, तो क्या होगा, इसका भाग नीचे का भाग लिक्विड में होगा और इसके सरफेस के नीचे कंकड़ पत्थर गिट्टी जैसे समझो पहिए लगे हुए हों। तो क्या करेगा, वो धीरे धीरे अपने ही वजन की वजह से, अपने ही वजन के कारण ये खिसकता चलेगा। और जब खिसकता चलेगा तो क्या करेगा, अपने साथ ढेर सारा मलबा भी आगे लेकर जाएगा, तो यहाँ पर ढेर सारा ये हिमोड़ जमा कर देता है, जिसे मोरेन कहते हैं। मोरेन मतलब हिमोड़। हिम के मोड़ने से जो बनता है उसे हिमोड़ कहेंगे। टर्मिनल क्या होता है, जहां पर चीजें टर्मिनेट होती है, जहां पर चीजें खत्म होती हैं। क्योंकि यहाँ पर इसे टर्मिनल मोरेन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ये आखिरी हिमोड़ है। तो हिम ने यहाँ तक चीजों को लेकर आया था, ये आखिरी है इसलिए इसको टर्मिनल इसके आगे लगा दिया। अब इसमें अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे यहाँ पर स्कर्ट्स हो गए, ड्रमलिन हो गया, कैटल हो गया, आउटवाश प्लेन हो जाएगा, टर्मिनल मोरेन हो जाएंगे, ये सब। ठीक है, तो अभी आपको डाइविड डायग्राम ये सारी सारी चीजें रखने देंगे। वैसे तो आपको क्या करना है, बस आपको याद रखना है कि मोरेन क्या होता है, ड्रमलिन, एस्कर, ठीक है, कैटल, आउटवाश प्लेन, बस इतना ही। ठीक है, बस ये टर्म आपको याद रखने हैं कि बना कैसे है, किसके द्वारा। ये नदी के द्वारा बनाया गया है, हवा के द्वारा बनाया गया है, ग्लेशियर के द्वारा। बस ये टर्म आपको याद रखने हैं और कुछ दिक्कत नहीं है, आराम से सारा काम हो जाएगा। चलो, शुरुआत आउट वॉश प्लेन से। ठीक है, आउट वॉश प्लेन देख रहे हो, यहाँ पर ये जो कंकड़ गिट्टी पत्थर ये सब जो पड़ा हुआ है, ये ग्लेशियर के द्वारा ही निक्षेपित स्थलाकृति है। ये जो इतना मलबा है ना, ये कोई लेकर आया नहीं, ये ग्लेशियर ही लेकर आया था, ग्लेशियर के द्वारा ही जमा किया गया ये सारा का सारा मलबा है। तो ग्लेशियर के द्वारा बनाए गए मैदान को क्या कहते हैं, आउट वॉश प्लेन। और नदी अगर कोई मैदान बनाती तो उसको क्या कहेंगे, उसको फ्लड प्लेन कहेंगे। नदी जो बनाती है वो फ्लड प्लेन हो गया, और ये ग्लेशियर जो बनाएगा उसको आउट वॉश प्लेन कहेंगे। ठीक है, चलो। तो निक्षेपित में क्या जाएगा, ये आउट वॉश प्लेन। आउट वॉश प्लेन, ठीक है। हिमानी, बहुत मैदान। इसके अलावा मोरेन। मोरेन के भी अलग अलग भाग हैं, जैसे कि साइड साइड मोरेन हो जाएगा, टर्मिनल मोरेन हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग प्रकार के मोरेन होते हैं। तो सीधा सीधा आप बस मोरेन याद रखना। ठीक है, जिसको हिमोड कहेंगे। अब इसमें चाहे टर्मिनल की बात करो चाहे कुछ, क्योंकि मेन क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। अभी हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, मोरेन, अभी आपने देखा मोरेन। कैटल भी, चलो पहले टर्म लिख दे रहा हूं मैं सारे। तीसरा, कैटल, ये छोटे छोटे ग्लेशियर के द्वारा निर्मित झील होते हैं। छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, गड्ढे में पानी भर गया तो उसको कैटल लेक कहेंगे। कैटल, बस ये समझो ग्लेशियर के द्वारा निर्मित झील यानी ग्लेशियर के द्वारा निर्मित गड्ढे होते हैं। ड्रमलिन, जिसे एक बास्केट टोपोग्राफी कहा जाता है, एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है एनडीए में कि ड्रमलिन किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। ड्रमलिन, अब ये मत सोचना सर इसकी हिंदी ड्रमलिन का ड्रमलिन नहीं लिखेंगे, बिल्कुल। एग्जाम में ड्रमलिन ही दिया था, हिंदी में भी। एस्कर्स,
जब दो ग्लेशियर अलग अलग जगह से आके मिलते हैं तो बीच में एक काफी बड़ा सा, इस तरह से हिमोट टाइप का बन जाता है, जिसे एस्कर के नाम से जाना जाता है। जब दो तरफ से ग्लेशियर आकर आएगा, मिलेगा दो तरफ से, तो दो तरफ के ग्लेशियर जब आकर मिलते हैं तो इसकी वजह से क्या करेंगे, ढेर सारा मलबा इधर से लेकर आएगा, ढेर सारा मलबा इधर से लाएगा, और ये सब क्या करेंगे, रास्ते में जमा करते चले जाएंगे, और फिर ये सब मिलकर एक हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। तो चलो आज ग्लेशियर है, ठीक है, लेकिन ग्लेशियर जब कल को खत्म होगा ना, तो ग्लेशियर तो खत्म हुआ, लेकिन इसने जो मलबा लाया था वो रह जाएगा, और ये जो बचा हुआ शेष मलबा रहेगा उसको क्या कहेंगे, उसको एस्कर कहेंगे। एस्कर। ठीक है, देखो एस्कर यही है। आपको काफी लंबा रोड सा दिख रहा है कि आपने गाड़ी स्टार्ट करी है और काफी दूर तक आप जा सकते हैं। तो यही हुआ है, यहाँ से एक तरफ से ग्लेशियर आया है, इधर से ग्लेशियर आया है। आज ग्लेशियर खत्म हो चुका है ना। अब ये जो छोटे छोटे आपको गड्ढे दिख रहे हैं ना, ये सब गड्ढे, इन्हें कैटल कहते हैं, इन्हें कैटल कहेंगे। ठीक है। तो दो तरफ से ग्लेशियर आने की वजह से क्या हुआ, सारा का सारा मलबा इधर बीच में इकट्ठा हो गया ये, और ये ग्लेशियर तो खत्म हो गए, लेकिन ग्लेशियर खत्म होने के बाद ये मलबा बचा रह गया, जिसे एस्कर के नाम से जाना जाता है। देखो ये सब एस्कर। अब ऐसा देख के लग रहा है कि अरे सर यहाँ पर ग्लेशियर है क्या, ग्लेशियर तो दिख ही नहीं रहे यहाँ पर, तो भाई आज नहीं है। जब आइस एज हुआ करता था, आइस एज के समय में यहाँ पर ग्लेशियर भी हुआ करता था। अब खत्म हो चुके हैं वो सब। ठीक है। अभी जो मैं एक बास्केट टोपोग्राफी की बात कर रहा था, ड्रमलिन, ये ठीक है, ड्रमलिन। ठीक है। अब ड्रमलिन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बास्केट टोपोग्राफी। ये क्यों एक बास्केट टोपोग्राफी, क्योंकि ये अंडे जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, ढेर सारे। अब एक्चुअली में क्या होता है कि जब ग्लेशियर ऊपर से उतर रहा है, तो क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर एक पत्थर सा है, यहाँ पर पत्थर है। अब इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर बड़े बड़े बीच में पत्थर हैं ऐसे, क्योंकि पहाड़ी एरिया तो ये सब तो रहेंगे। तो जब ग्लेशियर उतर रहा था, तो सारा का सारा मलबा क्या हुआ, जो ग्लेशियर उतर रहा था तो यहाँ पर मलबा इसके पत्थर के पीछे जमा होता चला गया, और यहाँ पर इस तरह से एक स्ट्रक्चर का निर्माण हो गया। यहाँ पर भी सेम मलबा यहाँ पर पत्थर के पीछे पूरा रुका, और इसके ऊपर एक इस ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, ऐसे। ठीक है। तो ये अंडे की तरह बन गए पूरे के पूरे। तो जो अंडे की आकार का जो एक स्थलाकृति है, जो कि ग्लेशियर के द्वारा बना है, उसको ड्रमलिन कहा जाता है। तो यहाँ पर आप ड्रमलिन देख रहे हैं, इसमें क्या लिखा है, डायरेक्शन ऑफ आइस फ्लो। जो बर्फ बहने की, बर्फ के जो आगे निकलने की दिशा है, उसी दिशा में आपको ये दिखाया गया है। तो कुछ ये इधर से ऊंचा रहेगा, इधर ऐसे जाएगा। तो देख के भी समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन क्या होगा, तो कुछ ऐसे ही था। आइस फ्लो की डायरेक्शन हो गया। तो ड्रमलिन क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, एक बास्केट टोपोग्राफी, अंडे की टोकरी वाली स्थलाकृति कहा जाता है। इसको मैं नोट करके लिख लूंगा। कैटल होल। कैटल, मैंने आपको क्या बोला था, देखो ये सब जो गड्ढे गड्ढे से है ना, ये जो गड्ढे गड्ढे से, इसे कैटल कहा जाता है। अब इसमें पानी जमा हो गया तो इसको कैटल लेक कहेंगे। जो पानी जमा हो गया इसको क्या कहेंगे, कैटल लेक कहेंगे। बस वही हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो यहाँ पर ग्लेशियर है, यहाँ पर बीच इसमें गड्ढे पहले से हैं, गड्ढे में यहाँ पर क्या पूरा का पूरा आइस जमा है। आउटवॉश प्लेन क्या है, एक ऐसा प्लेन जो ग्लेशियर के द्वारा निर्मित होता है, तो उसको ऐसे पूरा आउटवॉश प्लेन है ये। हिमानी धौत मैदान है, आउटवॉश प्लेन, चलो इसके ऊपर भी जमा हो गया। अब कल को जब ये पिघलेगा, अभी तो चलो ग्लेशियर है, यहाँ पर बहुत ठंड, बहुत तापमान बहुत कम है, तो ये पिघलेगा नहीं। लेकिन कल को जब ये पिघलेगा, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर गड्ढा बना देगा। अब जब ये गड्ढा बन गया, तो जैसे यहाँ पर देखो, इसको सिर्फ कैटल होल कहोगे, ये भी कैटल होल है। लेकिन जब इसके अंदर पानी भर गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, कैटल लेक कहेंगे। तो कैटल का निर्माण कैसे होता है, अभी आपने यहाँ पर देख लिया। तो ये सब टर्म आपको यहाँ पर याद रखने होंगे। देखो, अब इतनी सारी कहानी मैंने इधर उधर ये सब उधर उधर बता दिया, बट आपको याद क्या करना है, बस इतने 6 टर्म इसमें याद रखने, 5 इसमें, 11। ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा कटने से बनता है और कौन सा जुड़ने से बनता है। ठीक है।
ठीक है, नोट। इसमें लिख रहा हूँ। ड्रमलिन इज नोन एज। एक बास्केट टोपोग्राफी। ड्रमलिन को अंडे की टोकरी वाला स्थलाकृति कहा जाता है। ठीक है, अंडे की टोकरी वाली वाली स्थलाकृति। ठीक है, ये हो जाएगा। चलो। चलो, ये सारी सारी चीजें हो गई। अब हम आ जाते हैं वेवलेंथ फॉर्म पे। यहाँ से एनडीए में खासतौर पे बहुत प्रश्न बने हैं वेवलेंथ फॉर्म से। ठीक है, प्रश्न तो सब जगह से पूछा गया है एग्जाम में, चाहे वो ग्लेशियर हो, चाहे वो फ्लूवियल हो, चाहे एविलियन हो। पूरी राधे राधे। हाँ विकास, सारे क्वेश्चन बनेंगे, बस उद्योग उद्योग भी हम लोग देखेंगे बाद में। ठीक है, देखो वैसे भी 100% तो नहीं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आप बना पाओगे। 100% गारंटी तो मैं वैसे भी नहीं लेता सिविल से, क्योंकि हम लोग सिविल सर्विसेज की तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ एनडीए सीडीएस में आपके लगभग क्वेश्चन बनेंगे। एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर छूट भी जाए तो उसके लिए इतनी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, परफेक्ट कोई भी नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, तो चलो फिलहाल अब हम आ जाते हैं वेवलेंथ फॉर्म पे, बहुत इंपॉर्टेंट वेवलेंथ फॉर्म। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। रुको एक देखिए, सब ओस्टिक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये सब। ग्रासलैंड से रिलेटेड ये सब। ये क्वेश्चन देखो, एनडीए 2021 पूछा गया था। ये क्वेश्चन था। कोई भी ऐसा टर्म नहीं होगा जो आपने नहीं पढ़ा हो, सारा पढ़ोगे आप। बताओ इसको देख के। हाँ मतलब, मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तभी तो मैं आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ यूपीएससी के लिए। क्वेश्चन का आंसर देख रहे हो, यहाँ पर आपने कौन सा टर्म नहीं पढ़ रखा है बताओ। आपने ड्रमलिन पढ़ रखा है, सब कुछ बना दोगे आप। देखो, ड्रमलिन, एस्कर, सर्क, मोरिन, क्या नहीं पढ़ा आपने, सारा पढ़ रखा है। हाँ, ड्रमलिन हो गया। ऐसे क्वेश्चन उड़ा दोगे आप, मैं बता रहा हूँ ना। देखो, अगर एक आध क्वेश्चन और दिख जाए कुछ इससे रिलेटेड। अब इसको पढ़ोगे अभी आप, ये वेवलेंथ फॉर्म में इसमें पढ़ोगे आप, ये सब पढ़ोगे, स्प्लिट क्या होता है, स्टैक क्या होता है, सैंड बार क्या होता है, टोम्बोलो क्या होता है, ये सब पढ़ोगे आप। ये भी पढ़ोगे। देखो, ये सब वेवलेंथ फॉर्म के क्वेश्चन है। ये भी वेवलेंथ फॉर्म, सॉरी।
ये भी वेवलेंथ फॉर्म का क्वेश्चन है। ये भी वेवलेंथ फॉर्म का क्वेश्चन है। ये तो सारा का सारा मिक्स वाला है। बताओगे फिर भी ट्राई करोगे? ट्राई करो। क्वेश्चन का आंसर करो। इसमें आपने दो तीन चीज पढ़ा है आपने। बताइए। अभिषेक, बबलू, नीतीश, विकास, हाँ ठीक था सबका। ये क्वेश्चन बताओ थोड़ा सा, ठीक है इंग्लिश में थोड़ा मैनेज कर लेना हल्का फुल्का। अरे यार। ये क्वेश्चन जो अभी मैं दिखाया वो दोबारा फिर से क्वेश्चन दिखाऊंगा, अब देखना आप सॉल्व करोगे आप। देखो चलो, आपको चलो मान लो एक नहीं पता एक दो चीज। आपको मैंने रनिंग वाटर वाला नदियों से बताया था कि यहाँ पर क्या क्या चीज बन सकता है। हॉर्न अभी आपने पढ़ा, हॉर्न चलो ठीक है, हॉर्न अभी जस्ट अभी पढ़ा हुआ था। ग्लेशियर से क्या बनता है? हॉर्न। प्लंज पूल जो आपने देखा था, प्लंज पूल कहाँ बनता है? जब कोई वाटरफॉल नीचे गिरता है तो वहां पर प्लंज पूल बनता है। तो रनिंग वाटर से प्लंज पूल बनेगा वाटरफॉल से। अगर ये दो भी आपको पता हुआ तो बी का वन सी का दो, क्या इससे काम चलेगा? बी का वन सी का दो। ठीक है, ये उड़ा दिया आपने, ये उड़ा दिया। मतलब ए और सी में से कोई सही हो सकता है। ठीक है, पलाय झील। पलाय झील की बात करेंगे तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्चुअली में क्या है ना, यहाँ पर ओसिस से रिलेट करके बना दिया है इसको। ठीक है, वैसे तो पलाय क्या होगा, इस क्वेश्चन में यहाँ पर दे दिया। बाकी जो पलाय झील होती है वो कहाँ पर बनेगा? डिजर्ट में बनेगा। ठीक है, डिजर्ट बनता है। बट यहाँ पर इसको ओसिस देना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पर ओसिस नहीं है तो हम इसको पलाय मानकर इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ए का क्या हो जाएगा? तीन। तो यहाँ पर आपका आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पढ़ोगे आप, स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट पढ़ोगे आप। इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। हम्म, चलो। आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ कुछ चीजें होती हैं जहां पर बहुत ज्यादा क्लैरिटी लोगों को नहीं होती ना, वहां पर क्वेश्चन कैसे भी बना देते हैं। जैसे ओसिस और प्लाई का एक बहुत बेसिक डिफरेंस था, है ना। वहां पर जो क्वेश्चन था उसको दो दो तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता था। क्योंकि जो ओसिस बनते हैं ना, ये तो आपका ग्राउंड वाटर की वजह से बनता है, सीधा सीधी बात है। वही एक्वीफर आपने देखा तो एक्वीफर से पानी निकला और ओसिस बना। ठीक है, ग्राउंड वाटर से पानी आया और यहाँ पर क्या बना? ओसिस बना। और बाकी देखा जाए तो जो पलाया था, अगर तेज हवा चले तो वहां से उसकी वजह से भी क्या होगा? गड्ढा हो जाएगा। गड्ढे की वजह से भी क्या होगा? वहां पर बाद में झील उल बनता है तो उसकी वजह से भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओसिस विंड की वजह से, ग्राउंड वाटर दोनों की वजह से बनता है। ठीक है, चलो फिलहाल हम आ जाते हैं इसमें, वेव लैंडफॉर्म। तो वेव लैंडफॉर्म में और देखो जाए तो हमारा नेक्स्ट क्लास में ये लास्ट ही होगा, हमारा ये लैंडफॉर्म खत्म हो जाएगा। वेव लैंडफॉर्म। ठीक है, तरंग स्थलाकृति। चलो तो मुझे लग नहीं रहा कि कंप्लीट हो पाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको फिर मैं अगली क्लास में ही कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि इसको अब जैसे देखो एक एक टॉपिक कंप्लीट करने में आधे घंटे से कम समय किसी में भी नहीं लग रहा है। तो इसको भी कंप्लीट करने में मुझे कम से कम आधे घंटे 40 मिनट तो चाहिए ही होंगे। तो 5-10 मिनट तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि 5 बजे अभी मेरी यूपी पुलिस की क्लास है तो उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो चलो कोई नहीं। और एक बार यूपी पुलिस की क्लास खत्म हो जाएगी ना, तो मैं आप लोगों की क्लास को कुछ समय के लिए एक एक दो दो घंटे का रख लूंगा, तो उससे क्या होगा कि मैं जल्दी से जल्दी आपके सिलेबस को खत्म कर दूं। ठीक है, और आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम किसी भी तरीके से चीजों को देख लेंगे, चाहे कुछ कुछ दिन हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे।
और देखा जाएगा क्या क्या चीज हो सकती है। अभी बहुत आगे की चीजों को बोलना सही नहीं रहता, क्योंकि समय के साथ बहुत सारी चीजें बदलती रहती हैं, तो बहुत आगे की चीजें नहीं। फिलहाल तो अभी जो मेरा मेन फोकस है आपके सिलेबस को कंप्लीट कराना, बस। अभी अभी के लिए मेरा प्राइमरी फोकस यही है। और जब वो चीज हो जाएगा तो उसके बाद नई प्लानिंग कर लेंगे कुछ। ठीक है। तो चलो बच्चों, फिलहाल आज की क्लास को हम यहीं पर ही समाप्त कर लेते हैं। ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। जय हिंद।